नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है और न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है। यहां प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज, फिर चाहे वो खबर देश से जुड़ी हो या फिर दुनिया की राजनीति से जुड़ी हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई, और खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर से भी जानते हैं एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की आज की प्रमुख खबरों के साथ और नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर आपको बता दें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस समय पश्चिम बंगाल के दौरे पर है और यहां वो बंगाल को विकास की सुपर डोज देते हुए नजर आए। जो परियोजनाएं अभी तक अटकी हुई थी वो अब पूरी होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इससे पहले टीएमसी सत्ता में थी वहां पे और कई सारी जो विकास की परियोजनाएं हैं केंद्र की उनको रोका गया, लेकिन अब वो तमाम परियोजनाएं एक एक करके अब पूरी की जा रही हैं और जो रफ्तार है विकास की वो तेज होती नजर आ रही है। बताएंगे विस्तार से इस खबर के बारे में, लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है बिहार के पटना से, जहां पर खान सर का सरेंडर। जी हां, खान सर को लेकर जो पूरा मामला सामने आया 2 तारीख की रात को जिस तरीके से गोलीबारी हुई, उसके बाद में अब इस पूरे मामले पर खान सर ने खुद ही फैसला किया कि वो सरेंडर करेंगे। बताएंगे लेटेस्ट अपडेट इस खबर के बारे में भी, लेकर इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां ईरान के नॉन स्टॉप हमले, अमेरिका और ईरान के बीच जो संघर्ष है वो अभी भी लगातार जारी है। बेशक एक तरह से हम कह सकते हैं कि सीज फायर है, लेकिन इसके बीच में हमले भी हो रहे हैं और ऐसे में किसी भी वक्त सीज फायर टूट सकता है, इसके संकेत भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां सियासत में आज एक बार फिर से हाई वोल्टेज हलचल है। एक तरफ 99 रेल परियोजनाओं को लेकर हाई लेवल बैठक का दौर चला। विकास, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े दावों के बीच कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति की पटरियों पर टकराव और तेज हो गया। रेलवे के साथ जो टकराव टीएमसी शासन में था उसे लेकर अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीधा हमला टीएमसी पर बोला। तो वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बंगाल के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। नई रेल लाइनें, स्टेशन अपग्रेडेशन और कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात उनकी तरफ से कही गई। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सत्ता से जाने के बाद टीएमसी में टूट तो है ही, तो वहीं अभिषेक बनर्जी को फर्जी सिग्नेचर मामले में हाई कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं बंगाल में विकास का बम्पर डोज। तो जहां बंगाल में विकास का ये बम्पर डोज, जहां रेलवे विकास का नया ये रोड मैप बन चुका है और 1.7 लाख करोड़ रुपए का ये पूरे रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जहां 538 फ्लाईओवर बनेंगे और साथ ही 40 से ज्यादा अंडरपास बनाए जाएंगे। तो अंडरपास परियोजनाओं को इस वक्त एनओसी भी मिल चुकी है और 61 जो लंबित रेलवे परियोजनाएं हैं उन पर भी तेजी के साथ काम हो रहा है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो तृणमूल कांग्रेस सत्ता में थी और जो तमाम परियोजनाएं थी उनको अटकाया जाता था, लेकिन अब सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद विकास कितनी तेजी के साथ हो रहा है ये इसमें नजर आता है। सीएम शुभेंदु ने सीधे तौर पर सभी डीएम को इसको लेकर निर्देश दे दिए गए हैं और समय पर जो भूमि हस्तांतरण का काम है वो किया जाए और इसके लिए विशेष कैलेंडर भी बनाया जाएगा। रेलवे विस्तार में राज्य सरकार पूरा सहयोग देगी, ये बात उनकी तरफ से कही गई और रेलवे राज्य समन्वय से विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई गति भी मिलती हुई नजर आ रही है और फाइनेंशियल ईयर 27 में 14,000 करोड़ का आवंटन और टीएमसी सरकार में लोगों का नुकसान हुआ, ये बात उनकी तरफ से कही गई। तो पहले के मुकाबले अब किस तरीके से विकास जो है तेज रफ्तार विकास की नजर आ रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, वो इसमें नजर आता है। और इसके साथ ही कोलकाता मेट्रो का मेगा अपग्रेड रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से बड़ा ऐलान भी किया गया है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। 60 नई जनरेशन की ट्रेन कोलकाता मेट्रो के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जो आगामी 4 से 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो में इंडक्ट हो जाएगी, जिससे कोलकाता मेट्रो के पैसेंजर्स को, कोलकाता शहर के निवासियों को एक नए तरह की सर्विस मिलेगी।
तो कोलकाता मेट्रो को 60 नई ट्रेनें मिलेंगी, लेकिन इसके साथ ही रेलवे की तरफ से मेगा गिफ्ट भी दिया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया है और बड़ा ऐलान करते उन्होंने कहा है कि 102 रेलवे स्टेशन हैं उनका पूरा कायाकल्प किया जाएगा। जी हाँ, रेल बजट में पश्चिम बंगाल को 14,205 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और जिससे कहीं ना कहीं जो परियोजनाएं हैं जो अटकी हुई थी वो पूरी होंगी। पश्चिम बंगाल में मेट्रो विस्तार को एक नई रफ्तार मिलती हुई नजर आई, क्योंकि इससे पहले जो तृणमूल कांग्रेस थी उसने कहीं ना कहीं कई सारे प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी ही नहीं दी, जिसकी वजह से जो विकास का काम था, जो मेट्रो विस्तार का काम था, वो अटका हुआ था, रुका हुआ था। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है और अब एक एक करके सभी परियोजनाओं को तेज गति के साथ पूरा करने का ये काम किया जा रहा है। इसके साथ ही जहां नई रफ्तार मिल रही है, वहीं 42 साल में 28 किलोमीटर मेट्रो मार्ग का निर्माण और मोदी सरकार के 12 साल में 45 किलोमीटर निर्माण। अगले 5 सालों की अगर हम बात करें तो अगले 5 साल में कोलकाता मेट्रो का विकास और जिसमें 60 नई पीढ़ी की ट्रेनों को शामिल किया जाएगा। ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर भी काम इस समय लगातार किया जा रहा है तेजी के साथ और बंगाल में रेलवे का 100% विद्युतीकरण का जो काम है वो भी इस समय पूरा हो चुका है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, हर एक क्षेत्र में तेजी के साथ काम हो रहा है और खास तौर पर रेलवे को लेकर अगर हम देखें तो क्योंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस समय पश्चिम बंगाल के दौरे पर है, जहां पर वो खुद मेट्रो में सवारी करते हुए नजर आए और मेट्रो में जब वो सवारी कर रहे थे उस दौरान वहां पर जो यात्री मौजूद थे उन्होंने भी उनसे खासतौर पर बात की। कुछ खास तस्वीरें इस समय आपको दिखाते हैं। तो ये कुछ खास तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं जब वो वहां पर मेट्रो का सफर कर रहे थे और तमाम जो समस्याएं हैं उनको भी जान रहे थे और आगे क्या कुछ उम्मीदें हैं, किस तरीके से हम और इसे बेहतर कर सकते हैं यात्रियों के लिए, उसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस दौरान नजर आए। जो आम यात्री हैं उनके साथ बैठ करके उन्होंने सफर किया है और साथ ही ये बड़ी घोषणाएं भी कर दी हैं कि 60 नई मेट्रो दी जाएंगी पश्चिम बंगाल को, जिससे कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी है वो आगे आने वाले समय में और मजबूत होगी। क्योंकि इससे पहले जो सरकार थी सत्ता में, टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस सत्ता में थी 15 साल से लगातार और उसकी वजह से केंद्र की तरफ से जो तमाम योजनाएं आती थी उनको लटका दिया जाता था, अटका दिया जाता था, जिसकी वजह से वो पूरी नहीं हो पाती थी, धरातल पर नहीं उतर पाती थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं डबल इंजन इस समय देखने को मिल रहा है और खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी सभी डीएम को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जो कनेक्टिविटी का काम है वो तेजी के साथ किया जाए और भूमि हस्तांतरण का जो काम है वो भी तेजी के साथ हो। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में इस खबर को लेकर, क्योंकि बंगाल में अगर हम देखें तो डेवलपमेंट इस समय देखने को मिल रहा है। टीएमसी जो कि परियोजनाओं को अटकाने का काम करती थी, अब वही परियोजनाएं और विकास की रफ्तार इस समय देखने को मिल रही है। कृतिका, मेरे पीछे जो आप स्टेशन देख रहे हैं ये बेलेघाटा मेट्रो स्टेशन है और इसी मेट्रो स्टेशन से थोड़ी आगे चिंगलीघाटा मेट्रो स्टेशन है। तो बेलेघाटा चिंगलीघाटा मेट्रो स्टेशन जो है, जो यहाँ का जो ट्रैक लाइन है, इसी को लेकर जो सरकार थी ममता बनर्जी की सरकार, वो ममता बनर्जी की सरकार उस काम को रोक कर रखा था और आज चिंगलीघाटा में शुभेंदु अधिकारी के साथ, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ पर आए हैं परिदर्शन के लिए। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट का मेंशन बार बार रेलवे मिनिस्टर ने किया है, अश्विनी वैष्णव जी ने किया है, क्योंकि ये ऐसा एक प्रोजेक्ट है जो शहर से आईटी सेक्टर को जुड़ता है, यानी आम आदमियों का आईटी, जिसको विकास का एक नींव माना जाता है, उस आईटी सेक्टर को जुड़ता है। लेकिन उसको लेकर भी कोलकाता पुलिस से जब ट्रैफिक ब्लॉकेज मांगा गया तो वो लोग हाईकोर्ट में चले गए, हाईकोर्ट ने आदेश दिया तो फिर उसको नजरअंदाज करके वो लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए, ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट से फटकारा लगा, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी की सरकार ने ट्रैफिक ब्लॉकेज नहीं दिया। ब्लॉकेज कब मिला? जब डबल इंजन की सरकार बंगाल में आई और देखा गया कि जिस काम को इतने दिनों से 1.5 साल से रोक कर रखा था, 100 से भी कम घंटों में, 100 से कुछ ज्यादा घंटों में वो काम पूरा कर दिखाया मेट्रो ने। तो आप मानो 1.5 साल से आप रुके थे और इसीलिए आज भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने ये कहा कि ये सरकार जो थी, ममता सरकार जो थी, वो विकास चाहती ही नहीं थी। और इसी के चलते आगे चलकर आज जो नजारा हुआ, आज पहली बार देखने को मिला कि एक तरफ राज्य प्रशासन की जो जिला शासक हैं
वो सब बैठे हुए हैं, रेल भी बैठे हुए हैं, यानी डबल इंजन का इफेक्ट। एक ही छत के नीचे केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी बैठे हुए हैं, उनके साथ विकास की योजनाओं को लेकर बात चल रही है। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि रेलवे बोर्ड के जो 61 प्रोजेक्ट है उनके लिए जो लैंड चाहिए उसका काम द्रुत आप जल्दी कीजिए, तुरंत कीजिए और कैलेंडर बनाकर कीजिए कि कितने दिनों में आप जमीन दे सकते हैं। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बंगाल के लिए 14,200 करोड़ रुपया दिया गया है। बुलेट ट्रेन चलेगा बंगाल में, दिल्ली से सिलीगुड़ी का डिस्टेंस 6 घंटे में तय होगा और आने वाले 5 सालों में 60 ऐसे मेट्रो कोच दिए जाएंगे जो नई पीढ़ी की होगी। और इसी के लिए आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कोलकाता विमानबंदर से मेट्रो से और फिर ऑटो से सवार करके नवान्न पहुंचे और ऑटो का उन्होंने अपने फेसबुक पेज में जो सोशल मीडिया पेज है, हैंडल है, वहां पे लिखा है कि भय आउट भरोसा इन, यानी विकास इन। कृतिका, बिल्कुल। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जहां विकास की परियोजनाएं तो हैं ही, लेकिन इसके साथ ही एक और जानकारी इस वक्त मिल रही है कि संदेशखाली में एसटीएफ की तरफ से एक बड़ा एक्शन हुआ है। क्योंकि संदेशखाली की अगर हम बात करें तो यहां से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए, जिसकी कई सारे वीडियोस भी इस समय सामने आ चुके हैं। टीएमसी नेता के घर से बड़ी संख्या में ये हथियार बरामद हुए हैं। गोपाल दास के घर से इन हथियारों को पकड़ा गया है और तालाब में तलाशी अभियान चला करके ये बरामद की हुई है, जिसकी तस्वीर भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने खुद इस पूरे वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। बंगाल पुलिस को धन्यवाद भी किया इसके साथ ही, और बंगाल के शाहजहां शेख के करीबी के तालाब से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ये वीडियो साझा किया गया। संदेशखाली में भारी मात्रा में ये जो हथियार हैं वो इस समय बरामद किए गए हैं, जिसका ये वीडियो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसी पे ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त लगातार बने हुए। सौरभ, संदेशखाली से ये पूरा वीडियो सामने आया जहां पर भारी मात्रा में जो हथियार है वो इस समय बरामद हुए और खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ये वीडियो साझा किया गया और साथ ही पश्चिम बंगाल पुलिस को धन्यवाद भी उन्होंने दिया। कृतिका, मानो 4 मई के पहले एक और बंगाल था, 4 मई के बाद एक और बंगाल है। बिल्कुल, ये वो संदेशखाली है जहां पर 52 दिन तक शेख शाहजहां को कोई ढूंढ नहीं पा रहा था। जब 52 दिन तक मूवमेंट चला, जब ममता बनर्जी की सरकार को 2024 की लोकसभा से पहले जो मूवमेंट चला था उसके चलते आखिर में ममता बनर्जी की सरकार, प्रशासन, राजीव कुमार जब तो डीजी थे, वहां पर जाकर तो शेख शाहजहां को सरेंडर करने को कहा। एक तरह से उस समय था कि एक तरह से समझा बुझा कर शेख शाहजहां को सरेंडर करना पड़ा था। जी बिल्कुल। और फिर जाके जो बंगाल पुलिस थी, आप वहां से कुछ बरामद कर नहीं पाए। और आज देखिए भाजपा की सरकार आती है, 30 दिन होता है और संदेशखाली में कहां आम से और कहां क्या है, अब सब फट से सब निकल कर आता है। तालाब के नीचे फायर आर्म्स है, ये तो बंगाल की पुलिस को पहले भी पता था, लेकिन तब ममता बनर्जी की सम्मति नहीं थी। कहीं ना कहीं जाके अब जो भाजपा की सरकार है, अब जो जीरो टॉलरेंस की करप्शन है, जीरो टॉलरेंस की है, वो दर्शाता है ये छवि। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। क्या आप उत्तर प्रदेश में अपनी मातृभूमि से दूर देश या विदेश में बसे हुए हैं? अब आप अपने पैतृक गांव की तरक्की में योगदान देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है मातृभूमि योजना, एक ऐसी पहल जहां आप अपने गांव के विकास में भागीदार हो सकते हैं। आपके द्वारा विकास कार्यों में 60% योगदान देने पर शेष 40% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और आपका या आपके पूर्वजों का नाम चयनित परियोजना के शिलापट पर अंकित किया जाएगा। आर्ट सिखाने का एक सेंटर खोलना चाहती हूँ, सरकार सहयोग कर रही है। स्टेडियम जो हमने बनाया है, इसमें बच्चों के लिए पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल एज वेल एज एजुकेशनल ट्रेनिंग होगी। आइए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के साथ अपने गांव के सपनों को साकार करें। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रत्येक के मन में
श्रद्धा का भाव है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें या हमसे संपर्क करें। मातृभूमि के लिए आपका योगदान बनाएगा देश को महान। बीमारी हुई तो पता लगा कि हॉस्पिटल का बिल ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा है। काश मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पटना की, जहां पटना की गलियों से एक ऐसी कहानी उठी जिसने शिक्षा की दुनिया को भी सियासी और अपराधी रंग दे दिया है। जिस शख्स को लाखों छात्र अपना गुरु मानते हैं, उनकी क्लासेस लेते हैं, वही अब कानून के घेरे में है। जी हाँ, बिहार की कोचिंग इंडस्ट्री में चल रही ये टक्कर अब क्लासरूम से निकलकर कोर्ट रूम तक पहुंच चुकी है। मशहूर शिक्षक फैजल खान, जिन्हें खान सर के नाम से भी हम सभी जानते हैं, आज सिविल कोर्ट पहुंचे सरेंडर करने के लिए। जो मामला कोर्ट तक पहुंचा वो आज का नहीं है, बल्कि वो मामला है 2 जून की रात का, जब पत्थरबाजी, तोड़फोड़, अफरा तफरी और फिर गोलियों की आवाज सुनाई। शुरुआत में यह मामला कुछ और लग रहा था, लेकिन अब खान सर का नाम भी एफआईआर में शामिल हो चुका है। अपने सहयोगी से जानेंगे लेटेस्ट अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खान सर का सरेंडर। तो जी हाँ, खान सर का सरेंडर जो और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पटना सिविल कोर्ट में वो सरेंडर करेंगे। इसके साथ ही एफआईआर के बाद मुश्किलें कहीं ना कहीं उनकी बढ़ रही हैं और अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने की तैयारी में इस वक्त है अनुराग वर्मा है। और अनुराग वर्मा की अदालत में ये सुनवाई हो सकती है। कोर्ट परिसर की अगर हम बात करें तो कोर्ट परिसर में मीडिया की एंट्री पर फिलहाल रोक भी लगाई गई है। कोचिंग में तोड़फोड़ और फायरिंग का ये पूरा मामला 2 जून की रात का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले में फिलहाल अब कार्रवाई और कोचिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा बल भी तैनात कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी छात्र वहां से वापस भी लौटे हैं। तो सीधे तौर पर इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो वो भी आपको बता दें, क्योंकि ये पूरा मामला आज का नहीं है, बल्कि ये पूरा मामला है 2 जून की रात का। 2 जून की रात जब ये पूरा मामला शुरू हुआ, ये पूरा विवाद शुरू हुआ और करीब 15 से 20 लोगों का जो समूह था वो वहां पर पहुंचा और हमला किया गया। इसके बाद में खान ग्लोबल स्टडीज में तोड़फोड़ की गई, पथराव की घटनाएं वहां से सामने। और इस घटना के बाद में जो वीडियो वायरल हुआ उसने पूरी कहानी ही पलट दी। 2 गार्ड हवाई फायरिंग करते हुए नजर आए। पुलिस ने हालांकि दोनों जो गार्ड्स हैं उन दोनों गार्ड्स को हिरासत में भी ले लिया है, जिसके बाद जब उन दोनों गार्ड्स का बयान सामने आया, उस बयान के बाद खान सर के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। शिक्षक फैसल खान को नामजद किया गया, जिसके बाद खान सर खुद कोर्ट पहुंचने और अब से कुछ देर में वो कोर्ट पहुंचेंगे और सरेंडर करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि मैं कानून का पूरा साथ दूंगा और जो भी कार्रवाई है उसमें मैं पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आऊंगा। ये बात उनकी तरफ से कही गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेश इस समय जुड़ रहे हैं पटना से, सीधा उनका रुख करेंगे। मधुरेश, फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? खान सर ने क्या अभी तक सरेंडर कर दिया है? देखिए, इस पूरे मामले में एक बार फिर से एक टर्न दिख रहा है। खान सर के जो वकील हैं, अरविंद कुमार महुआर उनका नाम है, उन्होंने ये बताया है कि खान सर कोर्ट में सरेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि उनके तरफ से पहले बिल पिटीशन और सरेंडर पिटीशन दोनों ही फाइल किया जाएगा, क्योंकि खान सर पे जिन जो एफआईआर दर्ज किया गया है, उनमें जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया है उनमें पहले बेल नहीं ग्रांट किया जा सकता, हालांकि बेल अप्लाई किया जा सकता है। और तो इसलिए वो पहले बेल पिटीशन और सरेंडर पिटीशन फाइल करेंगे और इसके बाद हो सकता है कि खान सर अब सोमवार को कोर्ट पहुंचे और सरेंडर कर सकते हैं। इस बीच में जो पूरी घटनाक्रम है वो कल देर रात से मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा कि कल देर रात से बड़ी संख्या में जो छात्र थे वो खान ग्लोबल के बाहर में जमे हुए थे, डटे हुए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रात में खान सर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस वहां पे पहुंच सकती है। बाकायदा 4 से 5 गाड़ियां पुलिस की वहां पे पहुंची भी थी। खान सर के कोचिंग के आसपास वो लोग पहरेदारी में खड़े दिखे, लेकिन चूंकि छात्रों की संख्या इतनी ज्यादा थी इसलिए शायद वो अंदर भी नहीं जा सके। लेकिन सुबह होते होते जो छात्र थे वो वापस अपने घर को चले गए और वर्तमान स्थिति यह है कि खान ग्लोबल का जो कैंपस है, जिस कैंपस में किसान कोल्ड स्टोरेज के कैंपस में खान ग्लोबल कोचिंग जो है वो चलता है, तो वो जो पूरा कैंपस है वो कैंपस अभी खाली है, वहां पे कोई स्टूडेंट नहीं है। और बताया जा रहा है कि खान सर जो हैं वो मंडे को अब सरेंडर कर सकते हैं और मंडे को ही उनका सरेंडर पिटीशन और बेल पिटीशन दोनों अरविंद कुमार महुआर जो उनके वकील हैं वो फाइल करेंगे। और ये जो पूरी सुनवाई है ये हो सकता है कि अनुराग कुमार जो जस्टिस हैं उनके कोर्ट में ये पूरी सुनवाई होगी। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए मधुरेश, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। अंतर्राष्ट्रीय जुगत से जुड़ी हुई यह महत्वपूर्ण खबर, जहां मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से युद्ध के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। जहां आपको बता दें कि समुद्र में मिसाइलें गरज रही हैं, ड्रोन आसमान चीर रहे हैं और दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जिसे हॉर्मुज स्ट्रेट भी कहते हैं, अब सुपर पावर टकराव का नया रण क्षेत्र बन चुका है। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के ड्रोन तबाह कर दिए, तो ईरान ने भी ओमान की खाड़ी में मिसाइलें दागकर यह साफ संदेश दे दिया कि जवाब मिलेगा और जोरदार मिलेगा। अब एक तरफ अमेरिकी युद्धपोतों की बढ़ती तैनाती और दूसरी तरफ ईरान का आक्रामक रुख, और इन सब के बीच फंसी दुनिया की तेल सप्लाई। इन सब के बीच अगर हम देखें तो अमेरिका ईरान सीज़फायर टूटने की कगार पर भी है। जानेंगे अपडेट्स अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं अमेरिका ने रोकी मिसाइलें। तो जी हां, आसमान से मिसाइलें बरसी, जहां यूएस ने 6 मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया, रोक दिया और 6 ईरानी मिसाइलों को ध्वस्त किया। 4 ईरानी ड्रोन भी यूएस ने मार गिराए हैं। इसके साथ ही ईरान ने मिसाइलों की बौछार की। कुवैत, बहरीन पर भी मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई हैं। हालांकि इसके साथ ही अगर हम देखें तो अमेरिका की तरफ से इन मिसाइलों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई और अमेरिका ने कई सारी मिसाइलों को रोक भी दिया है। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस जो है उसे निशाना बनाया गया था। कुवैत हवाई अड्डे के यात्री टर्मिनल को भी काफी नुकसान हुआ है। इससे बहरीन की तरफ 7 बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी और बहरीन में हवाई हमले ने आपातकालीन सायरन भी बजी। यूएस सेना ने सभी ईरानी हमलों को नाकाम कर दिया। तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि फिलहाल जो अमेरिका और ईरान का ये संघर्ष है वो फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ बातचीत का दौर जारी है और दूसरी तरफ एक एक करके हमले भी हो रहे हैं और ऐसे में ये भी संकेत मिल रहे हैं, ये कह सकते हैं कि अंदेशा नजर आ रहा है कि कभी भी सीज़फायर भी टूट सकता है। लेकिन आखिर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये जंग जो है वो बार बार क्यों भड़क रही है, क्योंकि इसके पीछे अगर हम देखें तो अमेरिका और ईरान दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पश्चिमी देशों में मिसाइल हमलों से काफी दहशत है। वैश्विक तेल सप्लाई पर इसका सबसे बड़ा खतरा इस समय बना हुआ है और इसके साथ ही ईरान जो है वो लगातार स्ट्राइक कर रहा है, जिसमें यूएस सेना के जवाबी हमले भी लगातार जारी हैं। हॉर्मुज पर ईरान का दबाव लगातार जारी है और समुद्री नाकेबंदी से ईरान जो है वो बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा है। न यूएस पीछे हट रहा। ट्रंप ने शांति समझौते में नई शर्तें रखी, लेकिन ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर इस वार्ता को अटका दिया है। तो एक तरफ वार्ता भी हो रही है, लेकिन वो भी वार्ता हम ये कह सकते हैं कि वो वार्ता सफल वार्ता में तब्दील होती हुई नजर नहीं आ रही। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश, सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये जंग बार बार क्यों भड़क रही है? एक तरफ वार्ता और दूसरी तरफ एक दूसरे पर हमले भी लगातार जारी है, अमेरिका की तरफ से भी, और वहीं ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जवाबी हमले दे रहा है और जब पूरी तरीके से। देखिए, सीज फायर जिस दिन से शुरू हुआ, इसकी घोषणा हुई, उसी दिन से इस पर संदेह के बादल मंडराने लगे थे, क्योंकि दोनों तरफ से जो पूरी डिप्लोमेसी होती है वो पूरी तरह से खुले में ट्रूथ सोशल के माध्यम से, एक्स हैंडल के माध्यम से, इस तरीके से टेलीग्राम के माध्यम से चल रहे थे। दोनों अपनी अपनी बातें खुलेआम जाहिर कर रहे थे, अपनी अपनी शर्तें खुलेआम बता रहे थे। तो मतलब ये था कि दोनों अपने अपने देश की जनता और अपने अपने एलाइज और सपोर्टरों को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब युद्ध विराम होता है, संघर्ष विराम होता है, तो उसका एक खास मकसद होता है और उसका मकसद ये होता है कि आप थोड़ा सा निरपेक्ष रह के, आप बंद कमरे में, आप सूत्रों के माध्यम से जो ऐसे होते हैं इंटरलोक्यूटर, उनके माध्यम से आप बात करेंगे, आप खुलेआम में थोड़ी चुप्पी साधेंगे। तो लेकिन दोनों देशों की तरफ से, ईरान से हो या अमेरिका की तरफ से हो, दोनों अपनी अपनी घोषणाएं लगातार, अपनी अपनी शर्तें खुलेआम जाहिर कर रहे थे। तो इसलिए निश्चित तौर पे उस पे संकट के बादल थे कि ये युद्ध विराम कितने दिनों तक जारी रहेगा। और उस बीच में देखिए, दबाव बनाने की रणनीति के तहत अमेरिका की तरफ से भी ईरान पर हमले किए जा रहे थे, जबकि युद्ध विराम है, संघर्ष विराम है। और उसके बाद जवाबी कार्रवाई के रूप में ईरान की तरफ से भी जो वेस्ट एशिया के देश है जहाँ अमेरिकन बेस है, उन अमेरिकन बेसों पर हमले किए जा रहे थे। और उधर स्टेट का हॉर्मुज लगातार बंद था। ईरान, अमेरिका चाह रहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अब ईरान खोल
दे ताकि अमेरिका के लिए कहने को रहे कि हाँ जी उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा दिया। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो 28 फरवरी के पहले जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया उसके पहले भी खुला हुआ था। तो एक तरीके से ईरान अपने आप को बढ़त की स्थिति में लाकर समझौता करना चाह रहा था, जिसके लिए अमेरिका तैयार नहीं है, और इसीलिए बीच बीच में दबाव बनाने की रणनीति के तहत अमेरिका की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। उसके अलावा ईरान की घेरेबंदी की गई है, और उसके बाद आज जो सूचना मिल रही है उसके हिसाब से यह लग रहा है कि अमेरिका हिंद महासागर में या हिंद पूरे प्रशांत में जो ईरान की या कोई भी संदिग्ध जहाज पाया जाएगा उसे रोकने की कोशिश करेगा। तो यह एक और नया आयाम पूरे अमेरिका और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें खुलने जा रहा है। तो युद्ध विराम, संघर्ष विराम का कोई मतलब नहीं रह गया है, ये बात अभी कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम अपडेट्स और जानकारी साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।